केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज झारखंड को देंगे 6,300 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर और गढ़वा बाईपास का करेंगे लोकार्पण। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए तय की समय सीमा। जेएसएससी को सितंबर के अंत तक बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। शराब घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी। एसीबी ने प्रिज्म होलोग्राफी के प्रबंध निदेशक विधु गुप्ता को पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। और लोहरदगा, लातेहार और चतरा समेत 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम के घाना यात्रा की खबर से। 5 देशों की यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना में हैं। यहां के राष्ट्रपति के साथ वार्ता के बाद 4 अहम समझौतों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री आज घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के बीच व्यापक वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर चर्चा की। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने से लेकर समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तक कई मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के सिद्धांत द्वारा निर्देशित गहन सहयोग का संकल्प लिया। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। The Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। साथ ही इस खतरे से निपटने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि यह युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए।
ऐतिहासिक यात्रा को और भी खास बनाते हुए घाना में भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाना पहुंचने पर गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री को घाना के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना का ये राष्ट्रीय पुरस्कार गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने पुरस्कार को भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं और उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा घाना के लोगों के साथ खड़ा रहेगा और भरोसेमंद दोस्त और विकास भागीदार के रूप में योगदान देना जारी रखेगा। राष्ट्रपति जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। और अब बात झारखंड को मिल रहे सड़क परियोजनाओं की सौगात की। कनेक्टिविटी के लिए आज का दिन झारखंड के लिए खास है। केंद्र सरकार की ओर से 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर और गढ़वा बाईपास जनता को समर्पित करेंगे। इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं का भी वे शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं से जहां आवागमन में सहूलियत होगी, वहीं इनसे आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण को लेकर आज रांची और गढ़वा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। श्री गडकरी के 1 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर रांची में यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। इससे पहले रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर श्री गडकरी का रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत अन्य नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री गडकरी गढ़वा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां से रवाना हुए। संताल हुल दिवस के दिन भोगनाडीह की घटना को लेकर बयानों के तीर लगातार चल रही हैं। इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भोगनाडीह में साजिश रचने वालों को जनता जल्द जवाब देगी। क्या आपने कभी सुना है, देखा है कि कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अवैध हथियार के साथ कहीं जाता है? क्या वो कार्यकर्ता हो सकता है या अपराध कर्मी हो सकता है? जो हथियार असलाहा पकड़ाया है वो तो मात्र एक टोकन हमको लगता है। पूरे संथाल परगना को बारूद के ढेर पर बैठाया जा रहा है।
इधर भाजपा ने झामुमो पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव और राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि संताल का जनजातीय समाज झामुमो के चाल चरित्र को समझ चुका है। भाजपा पर झामुमो का आरोप निराधार है और यह पार्टी की हताशा और निराशा को दिखाता है। शहीदों के वंशजों के सम्मान के मुद्दे पर झामुमो को घेरते हुए यह भी कहा कि संताल परगना झामुमो की जागीर नहीं है। सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में कल जामताड़ा में दिशा की बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और विधायक उदयशंकर सिंह सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। मंत्री इरफान अंसारी ने जिले में अवैध बालू खनन पर चिंता जताते हुए अविलंब रोक लगाने की हिदायत दी। पुल के आसपास सारा बालू का उठाव हो चुका है। पुल पहले भी गिरा हुआ है और अगर हाईवा वहाँ पार हुआ तो पुल गिरेगा तो आवागमन बाधित होगा, कितनी लोगों की जान जाएगी, जिम्मेवार कौन होगा। तो NHAI ने कहा कि हम वहाँ पे अभी रोक लगाएंगे। तो बिल्कुल देखिए NGT का रोक है, उसके बाद भी वहाँ पर कुछ माफिया लोग बालू निकाल रहे हैं। और अब बात करेंगे श्रावणी मेले की तैयारी की। 11 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कल समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने देवघर और दुमका के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा तथा सुरक्षा को लेकर कई निर्देश दिए। उन्होंने भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक प्रबंध करने की हिदायत दी। मुख्य सचिव ने कहा कि श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए अलग व्यवस्था हो, साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल में स्वीकृति किए जाने गए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना ELI के तहत युवाओं के लिए रोजगार परक शिक्षा के द्वार खुलेंगे। इस योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में 3 करोड़ 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। कोयलांचल धनबाद के छात्रों ने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना की है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे जो हमारे युवा पीढ़ी है जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनके लिए नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। जो बच्चे इसमें नए एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। डेफिनेटली बेरोजगारी आजकल बहुत बढ़ रही है और 15,000 से बहुत लोग मोटिवेट होंगे आगे वर्क फोर्स में और काम करना चाहेंगे। यूथ बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा और इससे हमारे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। फ़ायदा ये मिलेगा कि जो नए जो यंग ब्लड है जिनके अंदर ज़्यादा वर्क फोर्स है, जो ज़्यादा ड्राइव है, जिनके अंदर कि हाँ हमको अच्छे से काम करना और नया चीज़ डेवलप करते रहना, तो उनको एम्प्लॉयर्स के लिए ये मिलेगा कि उनका प्रोडक्शन स्केल ज़्यादा हो जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एज अ फ्रेशर लेकर आएगा। ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत बूस्ट मिलेगा ये स्कीम से। ओवरऑल बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है। पूरा साल में कंपनी को भी 3,000 के ज्यादा लाभ मिलेंगे और फ्रेशर्स को नए काम करने का एक मौका भी मिलेगा। हमारे देश से बेरोजगारी हटेगा, मतलब हट ही जाएगा पूरे तरीके से। बहुत अच्छा लगा ये योजना। डिजिटल इंडिया अभियान से साहिबगंज में जहां सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई है, वहीं इसने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। देखिए रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया अभियान ने डिजिटल लेन देन और पेपरलेस व्यवस्था को बढ़ावा दिया है, जिससे हर क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। साहिबगंज के दुकानदारों को भी इस अभियान से कामकाज में काफ़ी सहूलियत हुई है तथा व्यापार को नया आयाम मिला है। डिजिटल पेमेंट होने से हमें बहुत सुख सुविधा है। आज के डेट में बैंक हमारे फ़ोन में आ गई है। हम जब मार्केट की निकलते हैं तो अब हमें कैश लेके कैरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े दुकानदार हो या रेहड़ी पटरी वाले, सभी की आज कैशलेस ट्रांजैक्शन पहली पसंद है। इसका लाभ यह हुआ है कि इससे फर्जीवाड़ा और बिचौलियों पर भी अंकुश लगा है और कामकाज में काफ़ी पारदर्शिता आई है। हमारा बाकी पैसा जो पहले बोलते थे ग्राहक कि अभी खुला नहीं है, बाद में ले लीजिएगा, इससे ये सुविधा हो गया कि कभी भी किसी वक्त तुरंत बोल देते हैं कि फ़ोन पे डाल दीजिए, वो डाल देते हैं। साहिबगंज के लोगों का मानना है कि डिजिटल इंडिया अभियान से कैश पर निर्भरता कम हुई है। बैंकों में कतार में लगने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कहीं भी और कभी भी रुपए का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो ऑनलाइन पेमेंट से ये सुविधा है कि कैश न लिए ना दिए, कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिला सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी उमेश कुमार की माने तो डिजिटल इंडिया अभियान बीते 1 दशक में डिजिटल सेवा को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हुआ है। लगभग हम लोगों ने यहाँ पर 60,000 लोगों को CSC के थ्रू हम लोगों ने डिजिटली साक्षर किया ताकि वो लोग इस मेन लाइन में आ सके।
डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के हर हिस्से में सुविधाओं का ऐसा द्वार खोला है जो कल तक अकल्पनीय था। यहीं इस अभियान की सफलता भी है और कामयाबी का राज भी है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति में समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है। तीसरे पूरक हलफनामे में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने अदालत को बताया कि पूरी प्रक्रिया सितंबर के चौथे सप्ताह तक अलग-अलग 4 श्रेणियों में पूरी कर ली जाएगी। डाल्टनगंज पड़वा मोड़ मुख्य पथ अंतर्गत सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा में सड़क हादसे में कल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक 4 पहिया वाहन से कुछ युवक लौट रहे थे। इसी क्रम में उनका वाहन अनियंत्रित होकर एक बाइक से भिड़ गया। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाने के क्रम में दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने संसद के मॉनसून से संबंधित सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस बात की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्रवाई नहीं होगी और इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और विषयों पर चर्चा होना संभव है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जनसंघ के नेता श्याम नारायण दुबे ने बताया कि आपातकाल के दौरान संविधान को रौंदा गया। उन्होंने कहा कि इस दौर में देश में दलील, अपील और वकीलों के अधिकारों को भी छीना गया। इमरजेंसी की चिंता उस समय के युवाओं ने नहीं किया और यही देश के जीवित नागरिक का धर्म है कि उस समय में जब उसके सामने कोई चुनौती आती है तो उसका उत्तर दे। उस समय का नौजवानों ने उत्तर दिया और यहाँ तक कि ये अधिकार तो छीने गए, आगे ये लिखने लगे, नेशनल हेराल्ड में ही आया कि अब समय आ गया है कि एक दलीय लोकतंत्र पर विचार किया गया है। नेशनल हेराल्ड उन्हीं की था जिसको आज बेच के खा गए वो। तो अरुण नेहरू का भी लेख आया। मैं समझता हूं उसके पीछे नियत यह थी कि यहाँ पर लोकतंत्र के स्वरूप को बदल दिया जाए, हमारा हम और हमारे खानदान जीवन भर शासन करें। लोकतंत्र का यह नियत नहीं था, इमरजेंसी का यह नियत नहीं था कि देश में कोई बहुत बड़ा और उत्पात हो गया है, देश में कोई खतरा आ गया है, कोई बाह्य आक्रमण हो गया है। किसी तरह की कोई परिस्थिति नहीं थी जिसमें इमरजेंसी लगाया जाए। मिला जुला के संविधान को बदलना था। संविधान में जब कोई विरोधी नहीं था तो संविधान के मूल प्रस्तावना में लिख दिया गया समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, जो संविधान निर्माताओं ने नहीं लिखा था। वहाँ सर्वधर्म संभाव था, लेकिन उन्होंने लिखा और इसको फिर से हम लोगों ने निरस्त किया, पर संविधान के उस धारा को नहीं निरस्त किया, इसलिए कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जब चुनाव का फैसला आया तो उनके संजय गांधी जी ने कहा कि भारत की जनता अजीब है, वो कुछ कहती नहीं है, फैसला कर देती है।
हमको भी हरा दिया और मम्मी को भी हरा दिया। अगर वो हारते नहीं, अगर जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो लोकतंत्र फिर पटरी पर नहीं आता। उनकी नीयत थी कि एक दलीय लोकतंत्र हो, जैसे कई देशों में है। और अब शराब घोटाला मामले से जुड़ी खबर। शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के प्रबंध निदेशक विधु गुप्ता को रांची से गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने विधु गुप्ता को पूछताछ के लिए तलब किया था। पूछताछ के बाद कल शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विधु गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। यह शराब घोटाले में एसीबी की ओर से 8वीं गिरफ्तारी है। गुमला में पुलिस ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के कारोबार से जुड़े 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने बताया कि गिरफ्तार युवकों के पास से करीब 40 पुड़िया ब्राउन शुगर और 10.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। एरिया है जहां से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं वो ग्राम चाहा है, जो कि टाउन थाना क्षेत्र में ही आता है। टोटल 4 व्यक्तियों को पकड़कर हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। इनको जेल भेजा जाएगा। इनके पास से जो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है वो अलग अलग लोगों के पास से अलग अलग मात्रा में बरामद हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 40 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर इनसे प्राप्त हुआ है। और छापेमारी के दौरान ही एक व्यक्ति के घर से तकरीबन 35,000 रुपये मिले हैं और एक दूसरे व्यक्ति के घर से 10,13,000 रुपये की राशि बरामद हुई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची स्थित आवास पर सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज के फेलोज से मुलाकात की। इस दौरान उनके शोध कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। ग्रामीण विकास मंत्री ने समुदाय आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता देने तथा पंचायत और प्रखंड स्तर पर योजनाओं की प्रभावी निगरानी पर विशेष रूप से जोर दिया। बोकारो में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जिले में 3 से 20 जुलाई तक रोपा अभियान चलाने और किसानों को श्री विधि से खेती करने पर बल दिया गया। बोकारो एयरपोर्ट संचालन शुरू करने को लेकर उपायुक्त की मौजूदगी में बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अगले 3 माह में सभी संरचना निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। दुमका पुलिस केंद्र में शहीद अमरजीत बलिहार को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा में पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गुमला उपायुक्त के निर्देश पर आश्रम उच्च विद्यालय बिंदौरा चैनपुर में धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अभिभावक शिक्षक संवाद को प्रोत्साहित किया गया। बुंडू की टीम रांची जिला स्तरीय सुब्रतो बालिका अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। बुंडू की टीम ने सेमीफाइनल में ओरमांझी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से पराजित किया। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय बरियातू में आज दूसरा सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते मौसम का। राज्य में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज लोहरदगा, लातेहार, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। राज्य में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को गाइडलाइन भेजी है। आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव राकेश कुमार ने बताया कि बारिश के मद्देनजर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की टीम को सतर्क कर दिया गया है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा की सेहत में सुधार हो रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल अस्पताल पहुंचकर उनका कुशल क्षेम जाना और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इधर हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने भी रांची में इलाजरत विमल लकड़ा से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। गौरतलब है कि विमल लकड़ा अपने पैतृक गांव में चोटिल हो गए थे। उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर।
3 जुलाई साल 1999 को लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शहीद हुए। उन्होंने करगिल युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय दिया था। मनोज कुमार पांडे उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। करगिल युद्ध में उन्हें यह सम्मान साल 1999 में मरणोपरांत मिला। पाकिस्तान के साथ करगिल युद्ध के दौरान कठिन मोर्चों में से एक मोर्चा खालूबार का था, जिसको फतह करने के लिए कमर कसकर मनोज कुमार पांडे अपनी गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मन सेना से वीरता से लड़े। उनके अदम्य साहस से प्रेरित होकर उनके सैनिक दुश्मन पर हमला करते रहे और अंततः चौकी पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जीत के साथ ही उन्हें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत जो मुद्रास्फीति सूचकांक है उसे बढ़ाकर 376 पर अधिसूचित कर दिया, जबकि यह वित्त वर्ष 2024-25 में 363 था। माइक्रोसॉफ्ट ने फिर बड़ा फैसला लेते हुए करीब 9,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की। ये 2023 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी छटनी है। फिलहाल दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के करीब 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। एनएसओ ने भारत में पोषण सेवन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। बताया गया कि 2022-23 और 23-24 में ग्रामीण और शहरी भारत में प्रति व्यक्ति और प्रति उपभोक्ता इकाई कैलोरी सेवन के औसत में एक समान पैटर्न देखने को मिला। रिपोर्ट में बताया गया कि 5 खाद्य समूहों में अनाज प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बना। सेहत के अंक में आज जानते हैं नाद योग ध्यान विधि के बारे में। इसके निरंतर अभ्यास से मन शांत और प्रसन्न रहता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जितना स्वस्थ शरीर का महत्व है, उससे कहीं अधिक मानव के मन को स्वस्थ और संतुलित करने की बात कही गई है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए संतुलित आहार विहार के साथ नियमित रूप से योग करना भी आवश्यक बताया गया है। योग के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें एक ओर जहां शारीरिक क्रियाएं आवश्यक बताई गई हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की ध्यान विधियां बताई गई हैं। योग की इन्हीं ध्यान विधियों में से एक है नाद योग ध्यान विधि। अथर्ववेद में बताया गया है कि जो सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो विराट वाक से हुआ है। विराट वाक का मतलब भी नाद है। उस ईश्वर के सृष्टि के निर्माण पे जो एक ध्वनि उत्पन्न हुई उसको हम नाद ब्रह्म कहा गया। नकारम प्राणनामानम दकारमनलम विदुः जातः प्राणाग्नि संयोगात् तेन नादो भिधीयते। नकार प्राण का नाम है, दकार अग्नि का नाम है। जब प्राण और अग्नि का संयोग होता है तब इसे नाद कहते हैं। नाद का अर्थ है लयबद्ध ध्वनि या कंपन। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में होने वाले कंपन से विभिन्न ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों में मूल ध्वनियां हैं अ, उ और म की ध्वनियां, जिनको जीभ की सक्रियता के बिना ही बोला जा सकता है। प्रथम मूल ध्वनि है आ, जो कंठ से निकलती है। दूसरी मूल ध्वनि है उ, जो हमारे हृदय को और पसलियों को प्रभावित करती है। तृतीय मूल ध्वनि है जो हमारे नाभि से लेके मस्तक तक कंपन करती है। इन सभी सर्वव्यापक ध्वनियों का संबंध हमारी शरीर की नस नाड़ियों से है, जिसके द्वारा मस्तक, नाभि और हृदय प्रभावित होते हैं और इनसे नस नाड़ियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। नाद योग में विशेष रूप से 9 प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जो अनाहत नाद और आहत नाद नाम से जानी जाती हैं। जो अनाहत नाद है, जिसमें ओमकार, जो भौरे की तरह गुंजन की आवाज है, मेघ गर्जन और समुद्र गर्जन का घोष, घंटे की आवाज, शंख ध्वनि आदि ध्वनियां सुनाई देती है। दूसरे प्रकार की अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज झारखंड को देंगे 6,300 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर और गढ़वा बाईपास का करेंगे लोकार्पण।
झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए तय की समय सीमा। जेएसएससी को सितंबर के अंत तक बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। शराब घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी। एसीबी ने प्रिज्म होलोग्राफी के प्रबंध निदेशक विधु गुप्ता को पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। और लोहरदगा, लातेहार और चतरा समेत 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी।